रामनगर में बीजेपी का 3 दिन का चिंतन शिविर खत्म हो गया और पार्टी ने 2022 के लिए शंखनाद भी कर दिया। पार्टी ने दिसंबर तक के कामों की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। – 2022 में कैसे सत्ता में वापसी होगी, इसे लेकर रामनगर में बीजेपी का चिंतन हुआ और चुनाव के रोड मैप को लेकर खाका खींचा गया। इस दौरान जुलाई से लेकर दिसंबर तक पार्टी क्या करेगी और कैसे करेगी, इसकी रूपरेखा भी तैयार हुई। तो पन्ना प्रमुखों से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया। हमने जो तय किया कि पन्ना प्रमुख से लगाकर प्रधानमंत्री की रैली तक इस प्रकार का कार्यक्रम हम लोगों ने तय किया, यानी नवंबर में प्रधानमंत्री जी की रैली भी संभावित है। इस प्रकार हमने सोचा है। बीजेपी का खास जोर जनता से जुड़े मुद्दों पर रहा। कैसे लोगों का जीवन बेहतर बनाया जाए और जनता से जुड़े मुद्दों को कैसे चुनाव में लाया जाए, इस पर जोर दिया गया। कैसे चुनाव लड़ना है उसको लेकर भी चिंतन किया। उत्तराखंड के विकास को और गति कैसे देनी है उसको लेकर भी चिंतन किया। पूरा चिंतन के बाद जो सागर मंथन के बाद जो निकला है वो यही निकला है, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए काम करना है। यही संकल्प लेके और पुनः विजय प्राप्त करनी है उत्तराखंड के अंदर। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ प्रदेश के सभी बड़े नेता भी मौजूद थे। अब बैठक में हुए फैसलों को फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की तैयारी है। उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह नीचे लोगों तक, गांव तक, बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार की नीतियां, पॉलिसियां संगठन के माध्यम से वो नीचे तक धरातल पे उतरेंगी। बीजेपी हर 5 साल में सत्ता बदलने के मिथ को तोड़ना चाहती है और रामनगर में यही संदेश भी दिया गया। लिहाजा अब जल्दी बीजेपी के कार्यक्रम सामने दिखने लगेंगे, जिनका फोकस सिर्फ 2022 होगा। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बीजेपी का चिंतन शिविर खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की रार खत्म नहीं हुई। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। बीजेपी संगठन और सरकार पिछले 3 दिनों में जहां 2022 की रणनीति बनाने में मशगूल थे, तो कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष कौन बने, इस गुत्थी को सुलझाने में व्यस्त। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव तक का रोड मैप तैयार कर संगठन को मजबूत और एक्टिव बनाने का फॉर्मूला तैयार किया। विपक्ष को किस तरह से पस्त करे, उसके लिए जुलाई से ही इलेक्शन वॉर रूम एक्टिव कर दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। 4.5 साल तक कुछ किया नहीं, अब रोड मैप बनाकर क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप जाता है लूट, खसोट, घोटाले और उससे फिर सत्ता में कुर्सी के लिए। उनका केवल रोड मैप जो है किस तरह से राज्य की जनता, देश की जनता को लूटो, खसोटो। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया कि जो पार्टी अपना झगड़ा नहीं सुलझा पा रही, वो दूसरों पर टिप्पणी कर रही है। बैठी है, एक मंथन कर रही है और 3 दिन से न तो नेता प्रतिपक्ष बना पा रही है, न अपने नेताओं की जो बगावत है, जो उनकी टूटन है, जो उनका झगड़ा है, उसको निपटा पा रही है। मुझे आश्चर्य और ताज्जुब इस बात का होता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है उत्तराखंड में, वो भारतीय जनता पार्टी की नीति पर, उसके आइडियोलॉजी पर, उस पर आज बहस कर रही है। बीजेपी ने पार्टी वर्कर्स को दिसंबर तक का चुनावी रोड मैप दे दिया है, तो ठीक दूसरी ओर विपक्षी कांग्रेस अभी ये तय भी नहीं कर पाई कि आखिर उसका नेता होगा कौन। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। सितंबर-अक्टूबर में राज्य में दीक्षांत समारोह आयोजित होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस बारे में सभी कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नैनीताल में धन सिंह रावत ने कहा है कि कोरोना की स्थिति ठीक होने पर समारोह विश्वविद्यालयों में होंगे और अगर कोरोना के मामले बढ़े तो दीक्षांत समारोह ऑनलाइन आयोजित कर छात्रों को डिग्री भी ऑनलाइन ही दी जाएगी। कोरोना की स्थिति सामान्य रही तो दीक्षांत समारोह जो है सशरीर होंगे और अगर कोरोना की स्थिति थोड़ा गड़बड़ होती है तो दीक्षांत समारोह ऑनलाइन किए जाएंगे और ऑनलाइन सारे बच्चों को डिग्री दी जाएंगी। उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार वन विभाग के ढांचे और कामकाज के पुनर्गठन की कोशिश शुरू हो गई है। अगर योजना को अमली जामा पहनाया जा सका तो विभाग एक नए रंग रूप में नजर आएगा। उत्तराखंड में पहली बार 2005 में वन विभाग का ढांचा तैयार किया गया था। इसके बाद 13 सर्किल, 44 डिवीजन, 294 रेंज और 1569 बीट में विभाग को बांटा गया था। लेकिन काम का दबाव बढ़ा तो प्राथमिकताएं भी बदल गईं।
फॉरेस्ट फायर मुद्दा बन गया। इको टूरिज्म समेत कई परियोजनाओं का काम भी बढ़ गया। इसे देखते हुए अब वन विभाग का पुनर्गठन किया जा रहा है और एक कमेटी बना दी गई है जो अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसमें 5 साल बाद फिर से ड्यू हो गया है, तो इसका प्रस्ताव बन करके जाना है। हमारे एक आकलन के अनुसार दिसंबर 2022 तक 22 IFS अधिकारी हैं जो कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि बदले में हमारे को 2 या 4 इतने ही अधिकारी मिलेंगे। तो अधिकारियों की जो उपलब्धता है उसके अनुसार काम को नियोजित करने की आवश्यकता होगी। तो जहाँ तक क्षेत्रीय पुनर्गठन का सवाल है, प्रभाग, रेंज और टेरिटरी जिसे कहेंगे, उसके लिए शासन ने डीजे के शर्मा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी है और हम आशा कर रहे हैं कि ये कमेटी जो है अब जल्द ही अपना प्रस्ताव को अंतिम रूप दे करके प्रस्तुत करेगी। वन विभाग के पुनर्गठन से फॉरेस्ट गार्ड से ACF तक की भूमि बदल जाएगी, साथ ही अफसरों के काम का निर्धारण भी हो जाएगा। देखिए, वन विभाग में कार्यों को देखते हुए एवं भविष्य के जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए हमें थोड़ा सा कैडर रिऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ रही है और ये कार्य अभी प्रगति पे है और उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में इसका ड्राफ्ट जो है वो शासन को सबमिट किया जाएगा। अधिकारियों को उम्मीद है कि वन विभाग के पुनर्गठन से कामकाज में सुधार और बेहतरी आएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौ प्रभात की रिपोर्ट। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।